प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। और आज के लिए मैं आप बीए पार्ट फर्स्ट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। विषय है भौतिक भूगोल के अंतर्गत महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का हम अध्ययन करें, इसके ऊपर हम चर्चा करें, उससे पहले इससे संबंधित 3 शब्द आते हैं। उन तीनों को हम एक बार ठीक से समझ लें। और ये 3 शब्द हैं। एक को कहते हैं प्रवाह, इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट। दूसरा है करंट, जिसका हिंदी रूपांतरण हम धारा करते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रीम, जिसको विशाल धारा के नाम से जानते हैं। तीनों मिलते जुलते हैं, तीनों में जल की क्षैतिज गति रहती है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पहले हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट अर्थात प्रवाह की। जब जल पवन की गति से प्रभावित होकर के सागरीय सतह के ऊपर मंद गति से आगे बढ़ता है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। समुद्र तल पर जिस दिशा में पवन जा रहा है, उस पवन की गति से प्रभावित होकर के जल भी उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगता है और उसकी गति बहुत मंद होती है। इस मंद गति के से जब जल आगे बढ़ता है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। दूसरा शब्द आता है करंट। जब सागरीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तुलनात्मक दृष्टि से तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो हम उसको धारा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कई सारी धाराओं के नाम अब तक सुने हैं। छोटी कक्षाओं से ये आप धाराओं को पढ़ रहे हैं। क्यूरोसिवो की धारा, पीरू की धारा, वेंगुला की धारा आदि आदि। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द आता है स्ट्रीम, जिसको हम विशाल धारा के नाम से जानते हैं। जब सागर का जल एक विशाल मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में और धारा से कहीं अधिक गति के साथ आगे बढ़ता है तो इस गति को हम कहते हैं विशाल धारा, स्ट्रीम। इसकी गति प्रवाह और धारा दोनों से ही अधिक होती है। निश्चित है कि प्रवाह से अधिक तो होनी है, क्योंकि धारा से ही अधिक होती है। तो गति की दृष्टि से एक ये छोटा प्रश्न कई बार आ जाता है कि गति की दृष्टि से अवरोही क्रम या आरोही क्रम आपसे पूछ सकते हैं। प्रवाह, धारा और स्ट्रीम, इनके आरोही या अवरोही क्रम इनकी गति के आधार पर पूछे जा सकते हैं। तो ये भी अपने को समझने की ज़रूरत है। विशाल धारा का अगर उदाहरण हम लेते हैं तो गल्फ स्ट्रीम इसका एक अच्छा उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम नाम में ही स्ट्रीम शब्द जुड़ा हुआ है। ये अमेरिकन जो खाड़ी है, उस खाड़ी से ये होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के भी हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर जल में ये धाराएं उत्पन्न होती क्यों हैं। लेकिन इससे पहले हम धाराओं के प्रकार के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। यदि हम तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को बांटें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक उष्ण धारा है, वार्म करंट जिसको कहते हैं। दूसरी ठंडी धारा है, जिसको हम कोल्ड करंट के नाम से जानते हैं। अब इनको प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात कर रहे हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को हम अनेक भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, वह एक कारक है जो धाराओं की गति और दिशा को प्रभावित करता है। दूसरा अंतःसागरीय कारक हैं, जिनमें तापमान की भिन्नता, लवणता की भिन्नता और जलीय
घनत्व की भिन्नता महत्वपूर्ण कारक हैं। फिर बाह्य सागरीय कारक हैं जिनमें वायुदाब और हवाएं हैं, पवनें हैं, और वाष्पीकरण और वर्षा है। और चौथा महत्वपूर्ण कारक है धाराओं की दिशा में बदलाव लाने वाले कारक, जिनमें तट की दिशा है और उसका आकार है, आकृति है, मौसमी परिवर्तन है, तलीय आकृतियां हैं, समुद्रीय तल की आकृतियां हैं, और फिर पृथ्वी का परिभ्रमण है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारकों में शुमार किए जाते हैं। आइए हम एक एक कारक का थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी अक्षरेखा के सहारे घूमती है, और इसका यह जो परिभ्रमण है ये जल और स्थल में एक जैसी गति उत्पन्न नहीं करता, बल्कि जल स्थल का साथ इस मामले में नहीं दे पाता और वो पीछे छूट जाता है, जिससे जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण विषुवत रेखीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से विषुवत रेखीय धाराएं इस हमारी पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है इसके कारण होती हैं। कभी कभी महासागरों के पश्चिमी भाग में अधिक जल एकत्र हो जाने पर कुल जल एक धारा के रूप में परिभ्रमण गति की दिशा के अनुरूप पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने लगता है। इसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न जो कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव समुद्री धाराओं की दिशा पर पड़ता है, और इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा पृथ्वी का परिभ्रमण है वो धाराओं के उत्पन्न करने में भी एक कारक है और उनकी दिशा को भी प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक इसी प्रकार से अंतःसागरीय कारक हैं जिसमें तापमान की भिन्नता है। समुद्री जल के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। भूमध्य रेखीय भागों में जहाँ सूर्य वर्ष भर सीधी किरणें देता है उससे ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वहाँ का जल अधिक तापमान वाला हो जाता है। अधिक तापमान से जल का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है और ये गर्म जलधारा के रूप में विषुवत रेखीय भागों से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो इनसे ये गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी प्रकार से लवणता में जो भिन्नता होती है उसके कारण से भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। समुद्र में हर स्थान पर लवणता समान नहीं होती है। सागरीय लवणता से सागरीय जल का घनत्व प्रभावित होता है और उसके घनत्व की भिन्नता से सागरीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक लवणता वाले जल का घनत्व अधिक और कम लवणता वाले जल का घनत्व भी कम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिक लवणता वाले समुद्री भाग से अधिक घनत्व के कारण जल नीचे बैठता है और वह कम लवणता वाले सागरीय भाग की ओर अधः प्रवाह के रूप में आगे बढ़ता है। और जो कम लवणता वाले सागरीय भाग हैं उनमें अपेक्षाकृत घनत्व कम होता है, जिसके कारण कम खारे भाग से जल अधिक खारे सागरीय भाग की ओर सतह पर एक धारा के रूप में गतिशील होता है। तो लवणता के कारण जहाँ कम लवणता है वहाँ से अधिक लवणता की ओर सतह पर और अधिक लवणता से कम लवणता वाले स्थानों पर अंतःसागरीय प्रवाह के रूप में धाराएं आगे बढ़ती हैं। ये भी एक अपने को समझने की बात है कि कम जो लवण वाले भाग हैं वहाँ से अधिक लवण वाले भाग की तरफ सतह के ऊपर धाराएं चलती हैं, जबकि अधिक लवणता वाले भाग से अंतः प्रवाह होता है कम लवणता वाले भागों की ओर। ठीक इसी प्रकार से घनत्व में भिन्नता होती है। घनत्व का भिन्नता हमने आपको अभी बताया। घनत्व की जो भिन्नता है वो दो कारणों से होती है, तापमान के कारण से और लवणता के कारण। तो जो घनत्व की भिन्नता है उसके कारण भी सागरीय जल में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अधिक घनत्व वाले भागों से कम घनत्व वाले भागों की ओर सतह के नीचे धाराएं चलती हैं। तो ये धाराएं महासागरीय जो
जल है उसमें घनत्व की भिन्नता के कारण होती हैं। ये महासागरों में दाब प्रवणता स्थापित हो जाने से ऊर्ध्वाधर गति भी आरंभ कर देती हैं और अधिक घनत्व वाला जो जल है वो नीचे की ओर गतिशील हो जाता है। हल्का जल सतह तक आ जाता है। इस प्रकार जल में ऊर्ध्वाधर गति का भी मुख्य कारण जो होता है वो उसका असमान घनत्व होना ही होता है। यह भी एक प्रश्न बन जाता है, न्यू टाइप का प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस टाइप प्रश्न है कि जल में ऊर्ध्वाधर गति का निम्न में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है। तो उसमें 3-4 विकल्प दे सकते हैं जिसमें घनत्व अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब बाह्य सागरीय कारक हैं जिनमें वायुदाब और जो हमारी पवनें हैं वो होती हैं। महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति है उस पर वायुदाब का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है वहाँ समुद्र का जल नीचे दब जाता है और समुद्री जल तल नीचा हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ कम वायुदाब है उन क्षेत्रों में समुद्रों का जल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार समुद्रों की सतह में जो अंतर आता है ये एक ढलान उत्पन्न करता है, स्लोप पैदा कर देता है और फिर उच्च भाग से, उच्च जल स्तर वाले भाग से निम्न जल स्तर वाले भागों की ओर धाराएं चलने लगती हैं। तो वायुदाब के अंतर के कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो प्रचलित पवनें हैं वो भी धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। समुद्रों की धाराओं में जो प्रचलित पवनें हैं, सनातनी हवाएं हैं, वो मुख्य रूप से अपना रोल अदा करती हैं। जब हवाएं समुद्री सतह के ऊपर से चलती हैं तो उनसे समुद्रों की ऊपरी सतह पर घर्षण की क्रिया होती है और इस घर्षण के कारण जो समुद्री जल है उसको भी वो अपनी प्रवाह की दिशा में बहा ले जाती हैं और ये धाराओं को उत्पन्न करने का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार से वर्षा और वाष्पीकरण भी धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरों के अलग अलग भागों में हम देखते हैं कि वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति भी कहीं अधिक होती है तो कहीं पर कम होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वाष्पीकरण कम होता है वहाँ पर सागरों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। और यदि इसके विपरीत स्थिति हम देखें जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है और वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है तो सागर का जल तल नीचा हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि महासागरों की सतह में फिर से विषमता उत्पन्न हो जाती है और उस विषमता को दूर करने के लिए उच्च ढाल से न्यून ढाल की ओर जल का प्रवाह होता है, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर विषुवत रेखीय पेटी में अधिक वर्षा के कारण उच्च जल स्तर हो जाता है और उच्च अक्षांशों की ओर धाराएं इन विषुवत रेखीय भागों से चलने लगती हैं। तो यहाँ वर्षा एक मुख्य कारण है। अब आता है प्रश्न, धाराओं की दिशा को बदलने वाले कौन कौन से कारक हैं। दिशा में परिवर्तन करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दिशा में बदलाव लाने वाले कारकों में एक तो सागर तट की जो प्रकृति है वो महत्वपूर्ण होती है। महासागरीय धाराओं की दिशा में जो तट की आकृति है और उनकी दिशा है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। समुद्री धाराएं जब अपने तट से टकराती हैं तो उनके प्रवाह की दिशा उन तटों की आकृति के अनुरूप हो जाती है। यदि हम उदाहरण लेते हैं इसका तो हम देखते हैं विषुवत रेखीय धारा जब ब्राजील के तट से टकराती है तो ये दो भागों में बंट जाती है। एक उत्तरी शाखा खाड़ी की धारा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चलने लगती है और दूसरा दक्षिणी शाखा जो ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे चलने लगती है। तो ये सागर तट की जो प्रकृति है इसने धाराओं की दिशा में परिवर्तन किया है। ये उदाहरण हमने देख लिया, ब्राजील की धारा और हमारी जो खाड़ी की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, ये दोनों इसके उदाहरण। ठीक इसी प्रकार से तलीय आकृतियां हैं वो भी इसको प्रभावित करती हैं। सागरीय धाराओं पर महासागरों के नितल की जो बनावट है वो भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जहाँ अंतः सागरीय कटक हैं वो धाराओं के मार्ग में यदि आते हैं तो उसमें रुकावट पैदा करते हैं और फिर वो कटक के साथ साथ धाराएं कहीं बहने लगती हैं या फिर कहीं ये उस कटक से मुड़ जाती हैं धाराएं। गल्फ स्ट्रीम जब स्कॉटलैंड के पास विविल टॉमसन कटक को पार करती है तो वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं
अटलांटिक कटक को पार करते हुए उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, ये भी अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो हमारी जो तलीय आकृतियां हैं, बॉटम की जो टोपोग्राफी है ओशियंस की, वो भी धाराओं को प्रभावित करती है, उनकी दिशा को प्रभावित करती है। मौसमी बदलाव के कारण से भी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में बदलाव के साथ साथ सागरीय धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। हिंद महासागर की धाराओं की दिशाओं में यदि हम परिवर्तन देखें तो मानसूनी हवाओं के कारण होता है। शीतकालीन मानसून के समय समुद्री धाराएं तट के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय ग्रीष्म काल में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर हो जाती है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है। और फिर है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण केवल केंद्रापसारी शक्ति उत्पन्न होती है, बल्कि केवल केंद्रापसारी शक्ति ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक विशेष बल भी उत्पन्न होता है जिसको हम विक्षेपक बल कहते हैं। और ये जो विक्षेपक बल है, इसके कारण समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाया करती हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का परिभ्रमण भी धाराओं की दिशा को परिवर्तन लाने वाला कारक। तो देखिए, धाराओं की दिशा में बदलाव लाने वाले महत्वपूर्ण 4 कारक हमने आपको बताए हैं। सागर तट की प्रकृति है, बॉटम की टोपोग्राफी है, अर्थात जो हमारे सागरीय तल हैं उनकी आकृतियां हैं, मौसमी बदलाव है, और इसके साथ में पृथ्वी का परिभ्रमण है। और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो किया कि जो महासागर की धाराएं हैं, उन धाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारक है। तो उसमें हमने बताया था पृथ्वी का परिभ्रमण, अंतःसागरीय कारक। अंतःसागरीय कारकों में हमने बताया था तापमान, लवणता और घनत्व। इन तीनों में भिन्नता के कारण धाराओं की उत्पन्न हो जाती है। बाह्य सागरीय कारक हमने बताए थे, जिसमें हमने वायुदाब और हमने पवनें आपसे इनकी चर्चा की थी, और साथ में हमने वाष्पीकरण और वर्षा की चर्चा की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा महासागरीय धाराओं से संबंधित आज हमारे पहला व्याख्यान है। इसी के ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। विभिन्न महासागरों में धाराओं की क्या स्थिति है, ये अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं समझता हूँ कि धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं, प्रवाह धारा और विशाल धारा में क्या अंतर है, धाराओं की दिशा में बदलाव लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आप ठीक से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस वीडियो को समाप्त करने की। धन्यवाद।